नमस्कार दोस्तों, इस NCERT सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 6 विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 7 जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय, और दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत की स्थिति यानी कि पूरे विश्व में भारत की स्थिति क्या है। फिर तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत के पड़ोसी देश, इसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। फिर चौथा टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, इसके अंदर हम लोग भारत के 28 एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। पांचवा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत का भौतिक विभाजन। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 6 की NCERT के ज्योग्राफी के सारे चैप्टर जो हैं मैंने पढ़ाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर, तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग भारत के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो सबसे पहले हम लोग भारत के क्षेत्रफल को जान लेते हैं कि आखिर भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि यहाँ हम भारत की एरिया की यदि बात करें, ये जो आप भारत देख रहे हैं इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है, एरिया कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा आपको ध्यान में रखनी है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अगला पॉइंट है कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत जो है वो 3 तरफ से जल तथा एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है। जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं भारत, यहाँ आप गौर करेंगे तो ये आप एक हिस्सा देख रहे होंगे जो नीले कलर का है, दूसरा हिस्सा ये देख रहे होंगे ये भी नीले कलर का है, तीसरा हिस्सा ये है नीले कलर का है, और यहाँ आप थोड़ा अलग कलर देख पा रहे होंगे। तो ये जो नीले नीले कलर का है ये आपका जल वाला हिस्सा है, और ये आपका यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा पर्वत वाला हिस्सा है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो 3 तरफ से जल तथा एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है। वही हम लोग थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें भारत के चारों तरफ मौजूद है। तो भारत का जो उत्तर दिशा है यानी कि उत्तरी दिशा में जो पर्वत मौजूद है वो हिमालय पर्वत मौजूद है, और भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर मौजूद है, और भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर मौजूद है, और भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी मौजूद है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिशा के बारे में बता दूं कि ये जो भारत का आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये भारत का उत्तरी हिस्सा कहलाता है, और उत्तरी हिस्सा के जस्ट अपोजिट दक्षिण हिस्सा कहलाता है, और ये आपका पूर्वी हिस्सा हो गया, और पूर्व के जस्ट अपोजिट ये आपका पश्चिमी हिस्सा हो गया, और पश्चिमी के जस्ट अपोजिट आपका ये पूर्वी हिस्सा हो गया। तो वही भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में जो पर्वत मौजूद है वो कौन सा पर्वत मौजूद है, तो हिमालय पर्वत मौजूद है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भारत की दक्षिण की यदि बात करें तो क्या चीज़ें मौजूद है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर मौजूद है, और भारत के पूर्व में अरब सागर मौजूद है, और भारत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी मौजूद है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत जो है वो 3 तरफ जल से और एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है। ये जो बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं ये जल वाला हिस्सा है, हिंद महासागर ये जल वाला हिस्सा है, और अरब सागर ये जल वाला हिस्सा है, और ये जो हिमालय है उत्तर में ये पर्वतीय हिस्सा है यानी कि पर्वत वाला हिस्सा है। शायद आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल एवं दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जिसे कैप कोमोरिन भी कहा जाता है ये स्थित है। अब ये क्या बात है इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। अब देखिए ये जो भारत का सबसे उत्तरी ये जो उत्तरी दिशा है यानी कि ये यहाँ की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो आपके एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका है वो सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका है वो है इंदिरा कौल, और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका कन्याकुमारी जिसे कैप कोमोरिन भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ यानी कि उत्तरी बिंदु के बाद भारत का हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसके बाद आप
दूसरे देश को पाएंगे, यानी कि वहाँ से भारत की भूमि जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है सबसे उत्तरी बिंदु। और ये उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल, ये लद्दाख में मौजूद है। और ये दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जिसे कैप कोमोरिन भी कहा जाता है, ये आपका तमिलनाडु में मौजूद है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला पॉइंट है कि भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता एवं पूर्व बिंदु किबिथु, जिसे बांगुल भी कहा जाता है, ये मौजूद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है और ये पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है गौरमोता। और यहाँ के बाद भारत की भूमि जो है वो ख़त्म होती है। और यहाँ आप पूर्वी बिंदु में अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं किबिथु है सबसे पूर्वी बिंदु भारत का, और यहाँ के बाद जो है भारत की भूमि वो ख़त्म हो जाती है और इसी का नाम है आपका किबिथु, जिसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बांगुल भी कह सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता एवं पूर्व बिंदु किबिथु या बांगुल है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है और भारत का पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपका लाइन जो दिख रहा है, ये भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच जो है खींचा गया है। और भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत का पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी पूछा जाए तो वो आपका 2933 किलोमीटर है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शायद आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ें। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है भारत की स्थिति, यानी कि लोकेशन, यानी कि अब हम लोग पूरे विश्व में भारत की क्या स्थिति है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन क्या है, उसको देखने वाले हैं। तो आप इस चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका एक तरह से पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है विषुवत रेखा, जिसे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, यानी कि इक्वेटर बोलते हैं। और ये विषुवत रेखा के कारण पृथ्वी जो है वो 2 बराबर भागों में बट जाती है। एक हमारा ये भाग हो गया और एक हमारा ये भाग हो गया। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप इसे और थोड़ा सा इस तरह से हम बांट देते हैं। तो अब ये हमारा एक हिस्सा, एक ये, एक ये, एक ये आपका हो गया उत्तर पूर्व, और ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। शायद आप दिशा को तो जानते ही होंगे। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पे स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में यदि हम भारत की स्थिति को देखें तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। तो वही हमने लिखा है कि गोलार्ध में यदि देखें, यानी कि पृथ्वी पूरे विश्व पे यदि हम भारत की स्थिति को देखें तो हमारा भारत जो स्थित है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जैसा कि जानते ही होंगे कि पृथ्वी जो है ये 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। तो हम देखेंगे कि भारत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आप एशिया महाद्वीप देख सकते हैं और ये आपका भारत है। तो भारत जो स्थित है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और किधर? तो दक्षिण एशिया में। यानी कि महाद्वीप की यदि बात करें तो भारत की स्थिति महाद्वीपों में किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है और वो दक्षिण एशिया में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे है। वैसे एशिया महाद्वीप यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ ऐसे तक है। तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति में अगले पड़ाव पे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है पूरे विश्व में और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना से कितना तक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, पृथ्वी पे 2 रेखाएं खींची गई है। एक इस तरह से समानांतर रेखाएं खींची गई है और इस तरह की समानांतर रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक रेखा इस तरह से खींची गई है और इस रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप लोग रेखा को समझ गए होंगे
कि ये आपका अक्षांशीय रेखा है और ये आपका देशांतर रेखा, और इन दोनों रेखाओं का कुछ ना कुछ मान है। तो वही देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश में कितना है और देशांतर में कितना है। तो चलिए देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो वो भारत का है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये आपको डाटा ध्यान में रखना है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं आपको मैप में भी दिखा देना चाहता हूँ। यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतरीय विस्तार देखें तो आप देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट है। और पूर्व से लेकर के और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अक्षांशीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। ये आपका देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा है कि भारत के बीचों बीच से होकर, यानी कि भारत के लगभग बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। यानी कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कर्क रेखा क्या है, तो पृथ्वी पर जो है बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जो है वो खींची गई। उसी में से एक अक्षांश रेखा हमारा कर्क रेखा है, जिसका एक तरह से मान जो है वो 23.5 डिग्री है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। तो ये भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैप में देखें तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आपका कर्क रेखा है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ लिखा हुआ भी है, ये आपका कर्क रेखा है और ये भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। आपके एग्जाम में कभी कभी इस कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो नोट में मैंने यहाँ बताया है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका क्या क्या नाम है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से, और ये राज्य भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ नोट में बताया है कि भारतीय मानक समय, यानी कि इसे भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, जिसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितना होता है, तो ये 82.5 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये रेखाएं भी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से ये भारतीय मानक समय, जिसे भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। और इसका आपको मानक समय पूछा जाएगा और इसी से जो है कि भारत का समय जो है वो निकाला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना है, तो 82.5 डिग्री है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब इस अध्याय का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ आप वो 8 केंद्र शासित प्रदेश को देख सकते हैं और यहाँ आप 28 राज्य को देख सकते हैं। इन दोनों को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इन दोनों की राजधानी आपके एग्जामों में पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 29 राज्य जो है वो पहले हुआ करता था, तो सही बात है। भारत में हमारे पास जो है पहले 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये जो जम्मू कश्मीर है ये पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया। तो इसलिए अब 29 के जगह हमारे पास 28 राज्य जो है वो बचे हुए हैं, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि पहले 29 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो सही बात है।
तो 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप जो है ये अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन दोनों को जो है वो एक में मिला लिया गया 26 जनवरी 2020 को। तो इसलिए अब हमारे पास 9 के जगह 8 केंद्र शासित जो हैं वो बचे हुए हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ दूँ कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है वो कहाँ है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर। फिर चंडीगढ़ की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप की राजधानी जो है वो दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। लक्षद्वीप की कवरत्ती और पुडुचेरी की पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी वो लेह है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह यहाँ आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे मैप पे थोड़ा आपको दिखा दूं। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका भारत का पॉलिटिकल मैप है। तो पहले मैं यहाँ आपको केंद्र शासित प्रदेश को जो है वो दिखा दूं। तो यहाँ आप ये लद्दाख देख सकते हैं, पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा। फिर जम्मू कश्मीर, फिर आप यहाँ दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप को देख सकते हैं। फिर आप यहाँ देखिए भारत से दूर समुद्र में जो ये आपका लक्षद्वीप है, यानी कि अरब सागर में जो स्थित ये लक्षद्वीप है, ये भी भारत का हिस्सा है और ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। फिर यहाँ भी इधर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ये जो आपका हिस्सा है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और ये भी भारत का हिस्सा है और ये एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप यहाँ पुडुचेरी को देख सकते हैं और फिर आपका यहाँ नई दिल्ली और फिर चंडीगढ़, ये सारे क्या हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। वैसे मैं राज्य की बात करूं तो आप यहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस तरह के ये सभी राज्य हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आप शायद जानते भी होंगे यदि आप मानचित्र को देखे होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखें तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वो हमारा गोवा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं मैप में दिखा दूं कि राजस्थान और गोवा कहाँ है। तो ये आप सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का देख सकते हैं राजस्थान, और ये आप गोवा को देख सकते हैं, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज यदि देखें तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वो है हमारा गोवा। अब अगला पॉइंट हमारा है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो वो हमारा लक्षद्वीप है। तो चलिए मैं आपको यहाँ मैप में दिखा दूँ। तो ये आप यहाँ लद्दाख देख सकते हैं जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से। फिर आपका ये जो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लद्दाख, सबसे छोटा तो लक्षद्वीप। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ नोट में बताया है कि सबसे अधिक जिला जो है वो उत्तर प्रदेश में है जो कि 75 जिला है, यानी कि पूरे 28 राज्यों में यदि हम देखें तो सबसे अधिक जो जिला है वो किस राज्य में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे अधिक जिले हैं, वो कितना है, तो वो 75 जिले हैं। अब अगले पेज पे हम लोग भारत के पड़ोसी देश को देखने वाले हैं। यदि आपको ये एनसीईआरटी सीरीज अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए लगातार जो है इस एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू रखूं। इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, यानी कि अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश को देखने वाले हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो भारत की सीमा जो है वो कितने देशों के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। हमारा पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये 9 देश जो हैं वो भारत के क्या हैं,
पड़ोसी देश हैं। अब मैं इसे यहाँ आपको, अब इन पड़ोसी देशों को मैं यहाँ आपको मैप में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पाकिस्तान है, ये भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपका पाकिस्तान है, फिर इसके बाद आपका अफ़गानिस्तान है, इसके साथ भी जो है इसकी सीमा भी जो है वो भारत के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। फिर तीसरे स्थान पे हमारा आता है चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, और ये आपका श्रीलंका हो गया, और यहाँ आपका मालदीव हो गया। यानी कि ये 9 देश जो हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये हमारा लक्षद्वीप है जो कि भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी के साथ जो है ये मालदीव जो देख रहे हैं ये भी एक तरह का द्वीप है, और इससे जो है लक्षद्वीप का जो है सीमा जुड़ा हुआ है। इसलिए ये भी जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन? मालदीव। अब आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि इनमें से 2 देश जो हैं वो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी कि जलीय सीमा द्वारा जो है भारत से जुड़ा हुआ है। वो आपका एक मालदीव हो गया, और ये आपका श्रीलंका हुआ। इसके बीच भी आपको समुद्र है, यानी कि पानी है। और बाकी जो 7 देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश जो हैं वो स्थलीय सीमा द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। तो उसी को मैंने यहाँ नोट में बताया है कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा एवं 2 देशों के साथ जलीय सीमा द्वारा भारत जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9। तो कितने देश जो हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो 7, और कितने देश जलीय सीमा, तो वो 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो आपको मैंने अभी बताया कि ये जो श्रीलंका है ये जलीय सीमा द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो आप ये बीच में देख रहे हैं समुद्री रास्ता, इसी का नाम है पाक जल संधि, या इसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यही पाक जल संधि के बाद इधर श्रीलंका आ जाता है और इधर आपका भारत होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। अब अगला है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यानी कि यहाँ जो आप ये पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देश को देख रहे हैं, ये जो सीमा रेखा है, यानी कि ये सीमा रेखा के बाद इधर आपका भारत का हिस्सा हो जाता है और इधर आपका पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। तो इस रेखा के बारे में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को अब भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। यानी कि ये आपका अफगानिस्तान हुआ और ये अपना भारत हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है अफगानिस्तान और भारत की सीमा जो है एक दूसरे से सटा हुआ है, और इसी जगह एक रेखा है जिसे हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान की। अब अगला है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यानी कि यहाँ से जो चाइना जो है भारत के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो इसी जगह आपका है मैकमोहन रेखा। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ नोट में एक चीज़ बताया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, यानी कि 9 जो कुल पड़ोसी देश हैं, सबसे लंबी सीमा रेखा जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो वो है बांग्लादेश के साथ। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हमारा है भारत का भौतिक विभाजन। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि भारत के भौगोलिक एरिया को जानने के लिए भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है, और ये 5 तरीके से किया जाता है, जिसको हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला,
उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान के रूप में बांटते हैं। आप लोगों को थोड़ा मैं बता दूं कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत के उत्तर दिशा में है। और भारत के हिमालय पर्वत को जानने के लिए हिमालय पर्वत को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के नाम से जानते हैं। फिर भारत के उत्तरी मैदान पर यदि ध्यान दें तो ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपों से बनती है, जिसको हम लोग भारत का उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ भारत के दक्षिण में कुछ त्रिभुजाकार आकृति में आपको एक दक्कन का पठार मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा पठार है, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। फिर चौथा हमारा है भारतीय मरुस्थल। तो भारत के पश्चिमी भाग में आपको भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्तर है और यहीं आपको राजस्थान में एक थार मरुस्थल मिलेगा जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर पाँचवा और आखिरी हमारा है तटीय मैदान, और ये इलाका जो है आपका इस तरह से यहाँ के एरिया को हम लोग तटीय मैदान के नाम से जानते हैं जो कि समुद्र के किनारे है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।